हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। आई बिलीव पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक नहीं होंगे, मतलब किसी के भी पोर्टफोलियो का हेल्थ अभी अच्छा नहीं है जिस तरीके का मार्केट का हाल है। मैं थोड़ा अभी लास्ट 7 डेज 10 डेज से बिजी चल रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली आया हूँ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए, बट होपफुली नेक्स्ट वीक से जो ये मंडे आ रहा है तो सारी चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाएंगी एंड जो हमारी सारी चीज़ें पेंडिंग है उसको हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जिनको डिस्कस करना था बट वो बीच में डिले हो गया। अपॉर्चुनिटी वीडियो भी इस क्वार्टर का पेंडिंग है, उसको भी करेंगे। प्लस जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पर्सनल कम्युनिटी के बारे में जो चीज़ें प्लान कर रहे हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक से। अभी एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में जो ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं अभी लास्ट 10 डेज 1 वीक के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं उस पर एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक तो आई बिलीव आप खुद में भी ये चीज़ फील कर रहे होंगे एंड बहुत सारे जो इन्वेस्टर से अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो बहुत कॉमन चीज़ है, सबसे इंटरेक्शन करने में ये चीज़ बहुत अभी मतलब दिख रहा है एक तरीके का हमको कि फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है इस तरीके के मार्केट को देखते हुए। एक और इसमें चीज़ क्या है कि अगर हम 2-3 क्वार्टर पहले की बात करें, मतलब 6 मंथ्स 9 मंथ्स पहले अगर आप चले जाओ जब ये करेक्शन को स्टार्ट हुए थोड़ा टाइम हो गया था। मतलब निफ्टी की अगर आप बात करो तो सितंबर 2024 में हाई लगा, उसके बाद से हम इस तरीके की मार्केट में लास्ट 17-18 मंथ्स हो गए हैं। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें जहां पे मेनली हम इन्वेस्ट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, उनमें करेक्शन आप देखोगे तो लेट नवंबर या अर्ली दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, तो उसको 14-15 मंथ्स हो चुके हैं। अब 2-3 क्वार्टर पहले तक ना जब करेक्शन का थोड़ा टाइम निकल गया था, 1-2 क्वार्टर ऑलरेडी हो चुका था। उस टाइम पे हमने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो रिसर्च हाउसेस हैं उनसे सुना, जो आपके बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे हमने डेटा वगैरह देखा कि ग्राउंड पे जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था वो गवर्नमेंट ने कुछ खराब डिसीजंस लिए थे, मतलब एक तो इलेक्शन का टाइम था, कई जगह पे जो उनको पेमेंट करना था उसको उन्होंने रोक दिया जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया बिजनेसेस का, एंड इवेंचुअली जो उनको आगे कैपेक्स को फंड करना था उसमें प्रॉब्लम आया और ग्रोथ अर्निंग सब कुछ आप देखोगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो डिटोरिएट हुई थी। लेकिन लास्ट 6-9 मंथ्स के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स देखे गवर्नमेंट की तरफ से, और जितने भी आप ये रिसर्च रिपोर्ट्स देखोगे बड़े इन्वेस्टर्स को सुनोगे सबने एक अच्छा डायरेक्शन बताया था कि ये जो करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है ये पास्ट में जो गवर्नमेंट ने खराब स्टेप्स लिया था उसका हमको ये रिजल्ट दिख रहा है। इंक्रीमेंटली अगर हम आगे की बात करें तो सारे डायरेक्शन जो है वो सही एक एक मतलब सही जगह पे जाते हुए दिख रहे हैं। गवर्नमेंट ने आरबीआई ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं और अगला 6 महीना 9 महीना हमको एक अच्छा डायरेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट से। लेकिन उसके बाद हमने एक क्वार्टर के बाद देखा कि जो टैरिफ आपका पहले 20 25 30% था वो 50% हो गया, करेक्शन आया मार्केट के अंदर। देन उसके बाद हमने मतलब ये Q3 से एक एक्सपेक्टेशन लगाया था कि कॉर्पोरेट अर्निंग में जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, मिडिल क्लास को जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया, ये सारी चीजें जो करी हैं ये Q3 अर्निंग में हमको रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट होगी, जो कि हुई भी। कई सारे कंपनीज का अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखोगे Q2 Q1 के कंपैरिजन में Q3 में तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन आपका ये लास्ट 10 डेज या 2 वीक आप पकड़ लो तो ये वॉर वगैरह इन सब चीजों को लेकर के अनसर्टेनिटी और बढ़ गई। और हम देख क्या रहे हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर से जो हम चीजें सुन रहे हैं कि ग्राउंड पे चीजें बेटर हैं, इंक्रीमेंटली आगे मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिवली चेंज हो सकता है, इसका अपोजिट होता हुआ देखा है। मतलब हर 1-2 क्वार्टर के बाद हम देखते हैं कि इंडेक्स भी नीचे जा रहा है और जो हमारे इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं, मतलब इतना मेहनत करते हैं स्टॉक को ट्रैक करते हैं, उनके बिजनेस के रिजल्ट्स को देखते हैं, कॉन कॉल को सुनते हैं, उसके बाद हम जो इतना अपना डिसीजन बना करके पैसा लगाते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, कोई एक न्यूज आता है, कोई एक नया इवेंट आता है और हम देखते हैं कि उसमें नया लो लगता जा रहा है, नया बॉटम बनता जा रहा है। तो ये ऑफकोर्स आप मतलब किसी भी इन्वेस्टर से बात करोगे, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो या एक रिटेल इन्वेस्टर हो, ये फ्रस्ट्रेशन ये इरिटेशन आपको बिल्कुल फील होता है। आई बिलीव आप भी खुद में ये सारी चीजें फील कर रहे हो क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ भी हमको नहीं समझना कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे पोर्टफोलियो के साथ ही ऐसा हो रहा है, सबकी बैंड बजी हुई है, सबके साथ ऐसा है। तो ये नॉर्मल चीज है, हर कोई इस तरीके की अभी फीलिंग लेके बैठा हुआ है। सबको मतलब हम सुन तो रहे हैं, मीडिया में सुनते हैं, रिसर्च हाउसेस से सुनते हैं कि जीडीपी अच्छी कर रही है, डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी है, ये सब चल रहा है, ये बाहर चल रहा है, इंडिया में कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं हो रहा, कॉर्पोरेट अर्निंग इंप्रूव होगी। लेकिन अल्टीमेटली आप कितना भी बोलो, अगर मेरा स्टॉक ऊपर नहीं जाता तो कहीं ना कहीं मुझे वो फ्रस्ट्रेट तो करता है, मेरे को वो एक तरीके से मतलब हिट तो करता है मेरा पोर्टफोलियो। जब मैं देखता हूँ कि अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने इतना अच्छा स्टॉक डिसीजन लिया, सब कुछ रिसर्च किया, तो वो मतलब वो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हिलाता तो है। तो वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ में है, कुछ इसमें ऐसा पैनिक करने वाला नहीं है। सो ये चीज़ है सबके साथ में। लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो अगेन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत आपको
अच्छा अच्छा पिक्चर बता रहा हूँ, लेकिन ये एक थोड़ी सी रियलिटी अगर आप ऑब्जर्व करोगे आप खुद भी फील करोगे कि जैसे कई सारे जो ऐसे आपके स्मॉल कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, जिनमें पहले जो फ्रेश फ्लो है उसको रोक दिया गया था, अभी उन्होंने फ्रेश फ्लो स्टार्ट किया है दोबारा से। कुछ ऐसे आपको एनएफओ भी दिखेंगे जो स्मॉल कैप के अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या इंडिकेट करती है कि एटलीस्ट वैल्यूएशन के पॉइंट से ना यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं है। मतलब 6 महीने पहले तो चलो छोड़ो, लेकिन 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जो हम बहुत सारे इन्वेस्टर से सुनते थे ना कि कई सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, मार्केट ने 2-3 साल की जो अर्निंग ग्रोथ है उसको पहले से डिस्काउंट कर दिया हुआ है, स्टॉक काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एटलीस्ट ये सारे रिस्क जो हैं ये अभी इस मार्केट में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आप देखोगे इवन 60-65% करेक्ट हो चुके हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं अच्छे रिजल्ट के बाद भी जो है स्टॉक वो आधा हो गया है अपने हाई से। तो और उसके साथ में अगर ये जो इन्वेस्टर्स जो हमने बात करी, जो आपके इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर नए फंड लॉन्च कर रहे हैं या फिर पुराने फंड में अगर फ्रेश फ्लो रोक दिया था उसको उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये आपको एक चीज तो इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट वो वैल्यूएशन को लेकर के इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन इसके साथ में ये भी पॉइंट बिल्कुल आता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे अपना कोई कैपिटल लगा रहा हूँ, कोई स्टॉक परचेज कर रहा हूँ, तो उसकी कोई श्योर शॉर्ट गारंटी है कि अगले 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर मतलब मेरे को मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, मेरा स्टॉक जो है वो डबल हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे ना आपको फोमो से भी बचना है। फोमो मतलब दो तरीके का होता है ना, एक तो जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है, बुल रैली होती है, तब हमको एक फोमो होता है कि यार मेरे को पार्टिसिपेट करना है, स्टॉक भागता जा रहा है, मेरे को फटाफट से इसको बाय करना है, मेरे को मार्केट में कोई भी स्टॉक जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्योंकि मार्केट हर एक स्टॉक्स को रिवॉर्ड कर रहा है। उस तरीके की मार्केट थी अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें। तो एक तो फोमो उस टाइम पे आता है, दूसरा फोमो इस टाइम पे भी आता है। अब इस टाइम पे क्यों आता है? क्योंकि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ओपन करो, यूट्यूब पे जाओ या जो आपके न्यूज चैनल्स हैं उनको सुनो, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सुनो, मतलब ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे जो ये बोल रहे हैं कि चीजें बहुत खराब है और खराब हो सकती हैं। ऐसे आपको ज्यादा मिलेंगे जो आपको अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का टाइम है। मतलब इस तरीके का, ऐसा नहीं कि ये गलत एडवाइस है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कई सारे बिजनेस के फंडामेंटल्स या तो सेम हैं या तो और इंप्रूव हुए हैं, लेकिन मार्केट ने उनके प्राइस को काफी ज्यादा करेक्ट कर दिया है 40% 50%, तो ये तो मतलब कॉमन सेंसिकल चीज है ना कि अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बेटर हुई हैं। लेकिन इसमें हमको फोमो में नहीं आना है, क्योंकि आप देखो मतलब हर एक 2-3 महीने के बाद जो है ना कुछ नया इवेंट हो रहा है। तो चीजें मतलब इतनी ज्यादा भी क्लियर नहीं है कि एक तरीके से आप ये गारंटी की टाइप मान लो कि अभी अगर मैं कहीं से भी कैपिटल लाके और मार्केट में लगा दूंगा और जो स्टॉक मुझे दिख रहे हैं जिनका ग्रोथ वगैरह ठीक है, सारी चीज सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और करेक्ट हो चुके हैं वो 40-50%, उनको भर भर के अगर मैं अभी ले लूं तो मुझे एक तरीके का 6 मंथ 1 ईयर के अंदर बहुत सॉलिड रिटर्न मिलेगा। ऐसे माइंडसेट के साथ में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं, ये हमने एक्चुअली Q3 अर्निंग सीजन जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि इस चीज से बचना है। आपका जो नॉर्मल इन्वेस्टिंग अप्रोच रहता है ना, मतलब मैं तो पर्सनली एसआईपी वाला जो मोड है उसको सबसे बेस्ट मानता हूँ। एसआईपी जैसे एक तो आप म्यूचुअल फंड में करते हो मंथली बेसिस पे, सिमिलरली जब आप डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो तो एक वो एसआईपी तरीके का ही एक वो इन्वेस्टमेंट होता है ना कि मंथली आपका जो भी कैश आपके पास में जो बच रहा है, जो सेविंग आपकी है, उसको आप डिप्लॉय करते हो मार्केट में। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अभी 10 लोगों से सुन लिया कि यार ये सारे स्टॉक्स हैं जो 40-50% गिर गए हैं, इनका गाइडेंस इतना है, इनका ग्रोथ वगैरह ऐसे है, एक्सपेंशन प्लान इस तरीके का है, बस भर के ले लो वो स्टॉक। ऐसा नहीं करना। अगर आपको लेना भी है तो एटलीस्ट आप हमेशा मेक श्योर करो कि वो कैपिटल डिप्लॉय करो। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन वही है कि जब भी इस तरीके की मार्केट होती है तो ये जो बेसिक होते हैं ना इन्वेस्टिंग के, पर्सनल फाइनेंस के, हम इसको बहुत ज्यादा ब्रेक कर देते हैं। मतलब इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर। तो मतलब कभी भी वो कैपिटल नहीं लगाना हमको जिसमें हमको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये पैसा मेरे को अगले 4 साल 5 साल के अंदर चाहिए होगा। चाहे वो आपका इमरजेंसी फंड हो या कोई भी आपका कोई भी ऐसा फाइनेंशियल गोल हो, पर्सनल गोल हो जिसके लिए आपने कोई सेविंग करी हुई है और आपको पता है कि ये चीज आपको चाहिए, अगले 2 साल के अंदर चाहिए, 3 साल के अंदर चाहिए, उसको मतलब छेड़ना भी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वही पॉइंट है ना जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ये जर्नी है, ये लास्ट 15 मंथ्स बोलो, 17 मंथ्स बोलो, जब से ये मार्केट चल रहा है। अब मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी मार्केट इंप्रूव होगी, हमेशा तो ऐसा मार्केट रहेगा नहीं, उसके बाद 1 साल 1.5 साल माइट भी 2 साल वापस से हम एक अच्छी रैली देखेंगे, फिर दोबारा से इस तरीके का साइकिल आएगा। ये साइकिल घूमता रहता है। जैसे प्री कोविड आप देखो, तब भी इस तरीके का मार्केट था 2017 से लेकर के 2018-19 के बीच में, जहां पे 22-23 मंथ्स तक का इस तरीके का कंसोलिडेशन का फेस चला था। अभी आप अगर स्मॉल कैप मिड कैप की बात करोगे तो 14-15 मंथ्स हो गए हैं, निफ्टी की बात करोगे तो 17-18 मंथ्स हो गए हैं। तो अगर हम ये मान के चलें पास्ट डेटा की बेसिस पे
तो इसका मतलब 6-9 मंथ्स का पेन और है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना कि जरूरी नहीं है पास्ट में ऐसा हुआ तो इस बार भी ऐसा होगा। चीजें तो कितनी चेंज होती रहती है। तो मतलब कहने का ये है कि आप वो मिस्टेक मत करो कि जो आपको मार्केट से परमानेंटली बाहर कर दे। तो हमेशा अपना एक वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, एंड जो भी आपके पास में आप पूरा श्योर हो कि मेरे को ये कैपिटल नहीं चाहिए एटलीस्ट अगले 4 साल 5 साल के लिए, उसको ही मार्केट में डिप्लॉय करो। कुछ मंथ्स अगर कैपिटल नहीं आ रहा, बहुत नॉर्मल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक एकदम से आपके डबल हो जाएंगे 1-2 महीने के अंदर ही। तो उस तरीके से जाना है, कोई फोमो में कोई प्रेशर में हमको नहीं आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके साथ में कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहां पे हमको थोड़ा सा ना अभी एक्स्ट्रा कॉशियस होना है अपना कैपिटल डिप्लॉय करने को लेकर के, या फिर अगर हम प्लान कर रहे थे कि इन स्टॉक्स के अंदर एंटर करना है, उसको लेकर के थोड़ा डिसीजन को हमको मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो एक तो आपका ये जो पूरा जो समर थीम था आपका, जिसमें आपके ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, ईपेक ड्यूरेबल हो गया, एम्बर एंटरप्राइज हो गया, ये सारी जो कंपनीज थी, समर हालांकि बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। अगर आप ये नॉर्थ वाली साइड पे देखोगे तो दिल्ली वगैरह में यहाँ पे ठीक ठाक गर्मी पड़ चुकी है, फरवरी से इनफैक्ट ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। और अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के स्टॉक को भी देखोगे ना तो मार्केट ने रिवॉर्ड कर दिया था। नंबर्स उनके आए नहीं Q4 के, Q3 के नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन ऐसा कुछ बहुत सॉलिड नहीं था। लेकिन क्योंकि आपको ग्राउंड पे वो चीज विजिबल थी कि इस बार डिमांड अच्छा रहने का एक्सपेक्टेशन है, लास्ट ईयर का लो बेस भी है, तो मार्केट ने ऑलरेडी रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। लगभग आई थिंक 650 के आसपास का स्टॉक चला गया था। लेकिन 9 मार्च को इन्होंने वो अपडेट दिया, जो भी आपका ये वॉर वगैरह हो रहा है इसकी वजह से गैस की सप्लाई का प्रॉब्लम है, और 9 मार्च से आई थिंक इनका प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया था। अभी रिसेंटली इनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि जो FY26 का इन्होंने गाइडेंस दिया था ना, ये अब उसको अचीव शायद नहीं कर पाएंगे। उस गाइडेंस का जैसे हमने Q3 में भी डिस्कस किया था कि Q4 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि लगभग 40-45% अपने पूरे साल के गाइडेंस का ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर करते हैं। फोर्थ क्वार्टर में इनको ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, लेकिन ये प्रोडक्शन जो इंपैक्ट हुआ है उसकी वजह से इनका गाइडेंस जो है वो अचीव नहीं होगा। उसकी वजह से आप देखोगे मार्केट ने भी रिएक्ट किया इनके स्टॉक के ऊपर, 650 से आई थिंक 500 के नीचे आ गया स्टॉक इसका, काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है। ईपैक ड्यूरेबल के साथ में भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट केस है उनका। मतलब एसी वाला बिजनेस तो उनका भी इंपैक्ट हुआ है, उन्होंने भी बताया कि गैस की सप्लाई नहीं है तो प्रोडक्शन हमारा इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन उनका जो एसडीए वाला सेगमेंट है ना, दो सेगमेंट है ना ईपैक ड्यूरेबल का, एक है एलडीए, एलडीए मतलब लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एक है एसडीए, एसडीए मतलब स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जहां पे वही आपके एयर फ्रायर हो गया, इंडक्शन वगैरह हो गया, ये सारे जो अप्लायंसेस होते हैं ये बनाती है। तो उनकी मैनेजमेंट का बोलना है सडनली, क्योंकि ये सारा एलपीजी का प्रॉब्लम चल रहा है, गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये जो आपका इंडक्शन वगैरह ये है ना, इसके प्रोडक्ट्स के जो ऑर्डर हैं, मतलब डिमांड इसकी एक तरीके से डबल हो गई है पिछले कुछ टाइम के अंदर। सो मतलब उनका इम्पैक्ट शायद इतना ज्यादा ना पड़े जितना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे पड़ेगा, क्योंकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मेनली तो एसी बनाता है, उसके साथ में वॉशिंग मशीन उनका एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन ये वाले क्वार्टर में अनलाइक जो ईपैक के साथ में हो रहा है कि स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस में अनएक्सपेक्टेडली इतनी ज्यादा डिमांड आ गई है, उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ है, तो उनकी गाइडेंस तो मिस होगी, नंबर्स पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ईपैक का क्योंकि एसडीए वाला सेगमेंट वहां पे सपोर्ट कर देगा, तो शायद नंबर्स इतने खराब ना आए जितने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के आ सकते हैं। और अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो शायद हो सकता है नंबर्स हमको अच्छे भी देखने को मिले ईपैक ड्यूरेबल से। लेकिन अगेन मतलब अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो बेटर है कि इस स्पेस को ना अभी वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी के अंदर ही डालें। कुछ टाइम और है, Q4 के बाद में इनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पे देखते हैं क्या आगे का इनका कमेंट्री चलता है। तो एक तो आपका ये स्पेस हो गया। दूसरा है आपका माइक्रो फाइनेंस का स्पेस। बहुत अच्छी रिकवरी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो बिहार में जो बिल आया है आपका, वो इम्पैक्ट करेगा। वो कुछ कंपनीज को तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, बाकी कंपनीज को कितना ज्यादा होगा, कब तक होगा, ये हमको देखना होगा। अभी हालांकि आप जो एमफिन रेगुलेटरी बॉडी है उनको सुनोगे, या फिर जो आपकी माइक्रो फाइनेंस की एक दो मैनेजमेंट की कमेंट्री जो मैंने सुनी है, तो वो तो वही चीज बोल रही है कि ये जो रेगुलेशन है वो ये अनरेगुलेटेड एंटिटीज के लिए है। जो रेगुलेटेड एनबीएफसीज हैं उनको ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का कर्नाटका ऑर्डिनेंस देखोगे ना, उसमें भी तो सेम चीज था, उसमें भी वो अनरेगुलेटेड एंटिटीज के लिए था। लेकिन ग्राउंड पे ये मिस इन्फॉर्मेशन वहां पे गई, लोगों ने गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया, और फिर हमने देखा कि जितनी भी एनबीएफसीज थी या स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जिनका कर्नाटका में ऑर्डिनेंस मतलब एक्सपोजर था, उनका 1-2-3 क्वार्टर तक तो बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ गया। तो उसकी वजह से पूरा एमएफआई रिकवरी जो है वो ऑलरेडी 1-2 क्वार्टर डिले हो चुका है। अब बिहार बिल की वजह से भी हो सकता है ये चीज आगे चल के हमको दोबारा से देखने को मिले। इस पे वो कंपनीज तो डेफिनेटली ज्यादा इंपैक्ट होंगी जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है बिहार में, जैसे उत्कर्ष, आई थिंक मोर देन 44-45% लोन उनका बिहार के अंदर है। फिर फ्यूजन फाइनेंस, उसका भी काफी ज्यादा एक्सपोजर है बिहार के अंदर। अरमान फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो उसका आई थिंक 12-13% के आसपास का एक्सपोजर है।
मुथूट माइक्रो फाइनेंस, उसका भी बिहार में काफ़ी कम एक्सपोजर है, ज़्यादा तो वो जो लोन देते हैं वो अपना साउथ के एरिया में देते हैं। सो ईस्टर्न रीजन में आई थिंक उनका 11-12% के आसपास ही है। स्पेसिफिकली बिहार में कितना है ये देखना पड़ेगा। तो उन पे इम्पैक्ट वैसे तो कम पड़ना चाहिए, लेकिन कोई मतलब क्लियरली बोल नहीं सकते गारंटी के साथ में कि कितना कम पड़ेगा, क्या प्रोविजंस करने पड़ेंगे, डिफॉल्ट रेट होगा नहीं होगा, ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, फ्रेश डिसबर्समेंट्स को लेकर के, ये सारी चीजें मतलब Q4 के बाद ही पता चलेगी। तो उन कंपनीज को तो बिल्कुल अवॉइड करना है जहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक्सपोजर ज्यादा है, 15% 20% तक का एक्सपोजर है, वहां से तो थोड़ा बच के रहें, वो बेटर है। और अगर आपको दूसरी कंपनीज दिख रही है, जैसे मान लो अरमान हो गया, मुथूट हो गया, अगर आप यहां पे इंटरेस्टेड हो तो एटलीस्ट मुझे मार्जिन और सेफ्टी चाहिए, यानी कि इनमें अगर करेक्शन ठीक ठाक हो गया है और मेरा पहले का एलोकेशन नहीं है, तब मैं थोड़ा बहुत एलोकेशन लेकर के इसमें अपना पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं और फिर Q4 का वेट कर सकता हूं। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहीं पे किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड हूं भी, लेकिन मुझे अगर इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसके आउटलुक को लेकर के अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो मेरे को वहां पे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, स्टॉक में करेक्शन ठीक ठाक हो, वैल्यूएशन थोड़ा सा मेरे लेवल के आसपास हो, तब मैं अपना थोड़ा बहुत पोजीशन बिल्ड करके उसका Q4 का वेट कर सकता हूं। अगर वो नहीं हुआ है और मतलब सेम पुराने वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहा है, तब बेटर है कि आप थोड़ा क्लैरिटी का वेट कर लो, Q4 का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम चीजें देख लें। तो एक तो ये तो दो स्पेस तो सामने नजर आता है। फिर इसके अलावा आपके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, या फिर मतलब क्या बोलो आप, हर एक सेक्टर पे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। 1 से 2 क्वार्टर तक तो मिनिमम, Q4 हो गया, Q1 हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कुछ भी रॉ मटेरियल अगर वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आप मनोरमा को देखो, कितना सारा उनको वो वेस्टर्न अफ्रीका से वो इंपोर्ट करना पड़ता है। विंटेज कॉफी को देखो, उनको भी तो आई थिंक 30-40% वो इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो उनका तो उनका भी वो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, और वो टाइम पे डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, मतलब अक्रॉस इंडस्ट्री आप देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट हर एक इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो और शायद मार्केट उसी के लिए आपको मतलब पहले से इन स्टॉक्स को करेक्ट भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो हैं, मतलब Q4 Q1 में एक तरीके से हमको अपना एक्सपेक्टेशन पहले ही ये कर लेना चाहिए कि इनके मार्जिन पे या थोड़ा बहुत ग्रोथ नंबर्स पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो वो चीज है, और वही माइंड में हमको रखना है कि अगर हम कहीं पे मतलब अपना एलोकेशन बढ़ा भी रहे हैं, तो एटलीस्ट हम फोकस करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर, यानी स्टॉक ठीक ठाक करेक्ट हो चुका हो, तब हम वो लेके जाए। सेम ऐसा नहीं कि स्टॉक उसी लेवल के ऊपर है और हम मतलब जस्ट क्योंकि Q3 के नंबर्स हमने देख लिए तो उसके बेसिस पे हम काफी एग्रेसिव उसमें जा रहे हैं, तो उस चीज से थोड़ा सा बचना है। मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना है, लेकिन कॉशियस होना भी साथ में ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं बीच में शेयर करते रहिए। और एक और चीज इसमें अगर हम डिस्कस करें, सबसे सेफेस्ट अगर मुझे कोई सेक्टर देखना हो इन सारे सेक्टर्स के अंदर, तो वो तो आपका ऑफकोर्स हॉस्पिटल स्पेस है, क्योंकि एक नेचुरल बार्गेनिंग पावर है ना वहां पे, मतलब उन कंपनीज के पास में कुछ भी हो, चाहे इकोनॉमी आपकी कहीं भी जा रही हो, इसलिए तो उसको डिफेंसिव स्पेस बोला जाता है कि आपका कुछ भी खराब हो, लोगों को अपना तो इलाज कराना ही है, और वहां पे जितना भी उनको आएगा बिल वो लोग पे करेंगे। मतलब उसमें अनलाइक जो आपकी बाकी कंजम्पशन वाली जो स्टोरी है, वहां पे तो लोग फिर भी डिले कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिले नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी हमने यथार्थ को डिस्कस किया है, जीना सीखो चलो एक आयुर्वेदिक कंपनी होगी, लेकिन इसके अलावा भी आप बाकी हॉस्पिटल कंपनीज देखोगे तो कुछ हॉस्पिटल कंपनीज और अच्छी लग रही है। पार्क मेडी एक हॉस्पिटल है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो, ट्राई करेंगे उसको नेक्स्ट वीक में डिस्कस करने का। और भी कुछ कंपनीज है जिन्होंने बेड्स वगैरह ठीक ठाक एक्सपेंशन किया है, ग्रोथ रेट अच्छा है, और अगर करेक्शन हुआ है प्राइस में तो वहां पे आपको अच्छी डील मिल सकती है, तो उसको स्टडी करना चाहिए। हॉस्पिटल स्पेस हो गया आपका, और बाकी कुछ ऐसे स्पेसेस है जहां पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, तो बेटर है थोड़ा अवॉइड करें। Q4 का रिजल्ट आएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से, जो चीजें पेंडिंग है डिले हो गई हैं उसको ट्रैक पे लाने का। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।